हेलो हेलो गाइज, प्रियदर्शी आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि पता है आपको कि कल मैं आपसे बात किया था, कुछ हिस्ट्री के डिस्कशन किए थे कुछ पोर्शन पर एंशिएंट हिस्ट्री में। तो जैसा कि हमने कल बात किया हिस्ट्री के विभिन्न पार्टों पर, विभिन्न भागों पर, जितने भी हिस्ट्री के पार्ट्स हैं उसके बारे में मैंने बात किया। आज थोड़ा सा मैं इसी में एलेबोरेट करने जा रहा हूँ। इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो है हिस्ट्री के पार्ट में आप देखोगे कि जैसे कि मैंने बात किया आपको एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास, हिंदी में इसे कहेंगे हम प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। और दूसरा जो पार्ट है वह है मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। तीसरा पार्ट जो है वह है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। फोर्थ जो पार्ट है वह है पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी इसे हम कहते हैं स्वतंत्रोत्तर भारत, स्वतंत्रोत्तर भारत का इतिहास। स्वतंत्रोत्तर भारत का इतिहास। ये 4 सेगमेंट है। जैसा कि मैंने कल डिस्कस किया एंशिएंट हिस्ट्री के बेसिक जो फैक्ट था उस पर मैंने डिस्कस किया। एक प्रोसेस कैसे है हिस्ट्री में, कैसे प्रोसेसिंग हुआ, जो ओरिजिनेट ऑफ यूनिवर्स की बात किया मैंने। फिर ओरिजिनेट ऑफ यूनिवर्स के बाद मैंने बात किया ओरिजिनेट ऑफ सन, जिसे मैंने आपको बताया था सन इज द कंट्रोलर ऑफ द ऑल प्लैनेट एंड सन इज द मास्टर ऑफ द ऑल प्लैनेट एंड सन इज मेन रिसोर्सेज ऑफ द एनर्जी। इसीलिए हिस्ट्री में थोड़ा सा इतना ही जानना है सन के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। ये आपको ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। ओके। उसके बाद मैंने बात किया ओरिजिनेट ऑफ द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन का संभव हुआ, इसीलिए मैंने एक प्लैनेट अर्थ को लिया हिस्ट्री में, द ओरिजिनेट ऑफ अर्थ। अब अर्थ पर जब ओरिजिनेट होता है, अर्थ की उत्पत्ति हो जाती है, तब अर्थ पे क्या चाहिए? जीवन। तो मैंने इस पे बात किया ओरिजिनेट ऑफ लाइफ। और फिर ओरिजिनेट ऑफ लाइफ के बाद मैंने बात किया जो कैसे ओरिजिनेट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार से धरती पर एक कोषीय जीव का पदार्पण होता है। और एक कोषीय जीव के पदार्पण के बाद फिर मैंने आपसे बात किया ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म चेंज इनटू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय प्रोसेसिंग, बाय इवोल्यूशन,
किस तरह से एक कोषीय जीव बहुकोषीय जीव में परिवर्तन हो गया। फिर मैंने दूसरी बात की आपसे कि जो यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म चेंज इनटू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म चेंज इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, मैमल्स एंड क्रीचर्स। और इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट एनिमल्स है वो है मंकी, जो मंकी इज आवर एंसेस्टर, मंकी वाज आवर एंसेस्टर्स। और उसमें से भी जो सबसे पहला बंदर है, सबसे पहला मंकी है जो अपने आप को हैबिलेट करने का प्रयास किया, अपने आप को अडॉप्ट करने का प्रयास किया, अपने आप को वह इन्वायरमेंट से इंटैक्ट होने का प्रयास किया, उस बंदर का नाम है रामापिथेकस। फिर मैंने इसमें बात किया आपको जो रामापिथेकस है ये 4 फीट एनिमल है, ये 4 पाँव पे चलने वाले बंदर हैं। फिर ये धीरे धीरे नदी से, नाला से, समुद्र से, दूसरे पहाड़ से ये इंटरेक्ट हुआ, जाना आना लगा रहा, धीरे धीरे इसका हाथ पाँव का क्रमिक विकास होता गया और किस तरह से ये 2 पाँव पे चलना शुरू कर दिया, इसे हम कहें होमो हैबिलिस। फिर होमो हैबिलिस में मैंने बताया कि होमो हैबिलिस को ही हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। और फिर स्टाइलिश बंदर जब हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये फ्री एंड ट्रू कहीं घूम सकता है, कहीं जा सकता है, तो मैंने इसको बात किया होमो इरेक्टस या पिंथेरोपिथेकस। फिर मैंने बात किया जो 4th स्टेप में आकर के इसमें इमोशन आ जाता है, फीलिंग आ जाता है, और ख़ास तौर से विशेष स्पेशल जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है उसमें मैंने बात किया था जो डेथ बॉडी को बरियल करने का काम अगर पहले प्रारंभ किया तो उसने किया निएंडरथल, जो जर्मनी के घाटी से प्राप्त हुआ है। और जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स है जो 5 स्टेप में है, जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं, और होमो सेपियंस को ही हम क्या कहते हैं, द साइंटिफिक नेम ऑफ द होमो सेपियंस ह्यूमन बीइंग्स, द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इज होमो सेपियंस एंड बायोलॉजिकल नेम इज ऑल्सो होमो सेपियंस एंड मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स नेम इज ऑल्सो होमो सेपियंस। ये इसमें आपको 3 तरह से क्वेश्चन को 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम में। इसके कई प्रजाति हैं, होमो सेपियंस के भी निग्रिटो है, प्रोटोएस्टोलॉइड है, मोंगलॉइड है, नॉर्डिक है, और ख़ास तौर से बात भारत में आप देखने को मिलेगा आपको जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज भी इसकी प्रजाति है जो सभ्यता की किरणों से लाखों कोस दूर है, वो आज भी अपने आप को सभ्य नहीं हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप में जो निग्रिटो है, प्रोटोएस्टोलॉइड है, मोंगलॉइड है, कुरियन है, तो ये सब प्रजाति है आज भी जो एंशियंट टाइम पीरियड में, जो स्टोन एज में जो मानव अपने आप को, स्टोन एज में जो पहले जैसे मानव था, आदिम मानव था, आज भी आदिम मानव का स्वरूप अगर कहीं देखने को मिलता है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है। शकल से मानव लगता है लेकिन आज भी बिहेवियर उसका आदि मानव जैसे है। ओके, तो मैंने कल आपको एंशियंट हिस्ट्री में मैंने मानव तक का विकास का प्रोसेस मैंने बताया, किस किस तरह से एक कोषीय जीव से मानव तक का विकास हुआ। ये सभी चरणों को मैंने आपको सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आज मैं यहाँ से वहाँ तक एक हिस्ट्री का जो आउटकम है, फ्रॉम एंशियंट टू पोस्ट इंडिपेंडेंट तक का जो आउटकम है उस पर मैं विशेष डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से आप लोग सुने और समझे और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इसीलिए आइए मैं बात करता हूँ एंशियंट हिस्ट्री में। अब देखिए एंशियंट हिस्ट्री में आप देखोगे कि जो एक एज होता है जिसे हम कहते हैं स्टोन एज। अगर एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत ही होती है स्टोन एज से, एंशियंट हिस्ट्री की शुरुआत ही होती है कहाँ से, स्टोन एज से, और ये जो स्टोन एज को ही हम कहते हैं पत्थर का युग। ओके, स्टोन एज में जो ह्यूमन, अब यहाँ पे हर जगह हमें ह्यूमन को कंपेरिजन करना है, तो इसके सेंटर में अगर ह्यूमन रखे तो ह्यूमन का नेचर कैसा था किस समय में, तो स्टोन एज में यहाँ मानव अनसिविलाइज्ड था। क्या था बच्चों, मानव अनसिविलाइज्ड था, मानव असभ्य था। असभ्यता की बात कैसे करें, न इसके पास न ऑथेंटिक प्लेस डिसाइड होता था, जो एक जगह फिक्स इसका जो प्लेस हो, इसका घर हो, रहने का आवास हो, हैबिटेट हो, ये सब कुछ नहीं फिक्स था।
दिन भर ये जानवर का शिकार करता था, रात को खुद जानवर का शिकार हो जाता था, कच्चा भोजन करता था। अचानक इसी स्टोन एज में, जो पैलियोलिथिक एज है, इसी स्टोन एज को अगर हम बांटेंगे तो इसका 3 कालखंड में 3 खंड होगा। एक होगा पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, दूसरा होगा मेसोलिथिक एज, और तीसरा होगा न्यूलिथिक एज। ये 3 कालखंड की अपनी अपनी प्रासंगिकता है। अब यहां आप देखोगे जो पैलियोलिथिक एज जो है पूरा पाषाण काल, इसे हिंदी में कहते हैं हम पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। मेसोलिथिक को हम कहते हैं मध्य पाषाण काल, और न्यूलिथिक एज को हम कहते हैं नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। ये 3 कालखंड है। अगर हम बात करें किसका, पैलियोलिथिक एज की अगर विशेषता करें तो यहीं पे बच्चों डिस्कवर्ड ऑफ फायर, यहीं पर आग का आविष्कार हो जाता है। किसका, आग का आविष्कार हो जाता है। ओके। और जबकि हम बात करें मध्य पाषाण काल का, तो मध्य पाषाण काल में आकर के आप देखोगे ये एनिमल हस्बेंड्री शुरू हो जाता है। एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल हस्बेंड्री है जिसे हम कहते हैं पशुपालन, पशुपालन शुरू हो जाता है। और मानव के द्वारा पहला पालतू, फर्स्ट पेट एनिमल बनाया गया, दैट इज डॉग। वो क्या था, दैट वाज डॉग, यानी वो क्या नाम था उसका, कुत्ता, यानी कुत्ते को, डॉग को पहला। तो ये क्वेश्चन बराबर पूछता है जो मानव ने सबसे पहले पालतू पशु किसको बनाया, तो डॉग को किस एज में बनाया, तो मेसोलिथिक एज में। अब तीसरा फेज जो है नवपाषाण काल, जो नवपाषाण काल में आपको देखने को मिलेगा कि नवपाषाण काल में मानव ने सबसे, इसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशनरी फेज, रिवॉल्यूशनरी फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी फेज ऑफ न्यूलिथिक एज, न्यूलिथिक एज यानी क्रांतिकारी युग। नवपाषाण काल को क्रांतिकारी युग क्यों कहा जाता है कि यहीं पर व्हील का डेवलपमेंट हो जाता है। व्हील, बच्चों व्हील के हिंदी में हम कहते हैं पहिया या पहिए। पहिए का आविष्कार हो जाने से यहाँ पर क्या हो जाता है, चरखा का आविष्कार हो जाता है। और चरखा का आविष्कार हो जाता है तो यहीं पे कॉटयार्ड यानी बैलगाड़ी का आविष्कार हो जाता है, कॉट का। और फिर इससे पहिए का आविष्कार होने से फिर यहाँ पे चाक का आविष्कार हो जाता है। चाक यानी मिट्टी के घड़े बनाने, घड़े का निर्माण करने का कला विकसित हो जाता है, विकसित हो जाता है। यहाँ पर मिट्टी का घड़ा बनाने का कला जो विकसित हो जाता है वह जिसे हम कहते हैं चाक। चाक का आविष्कार हो जाने से मिट्टी का घड़े बनाने का कला विकसित हो जाता है। और इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से मानव का विकास एक क्रमिक विकास के रूप में मानव धीरे धीरे विकास की ओर जा रहा है। ओके, यहाँ विकास आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टोन एज है वह 3 फेज में मैंने बांटा, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। इसे एक को पूरा पाषाण काल, एक को मध्य पाषाण काल, एक को नव पाषाण काल कहते हैं। और इसी काल में मैंने बात किया डिस्कवर ऑफ द फायर, आग का आविष्कार हो जाता है पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, तो मानव के द्वारा पहले पेट एनिमल, पहले पालतू पशु कुत्ता को बनाया जाता है। दूसरा फेज मैंने बताया रिवॉल्यूशनरी फेज ऑफ न्यूलिथिक एज,
यानी कि इसमें व्हील का विकास हो जाता है, यानी पहिए का आविष्कार हो जाने से चरखा का आविष्कार हो जाता है, कॉट का आविष्कार हो जाता है और चाक का आविष्कार हो जाता है, यानी बैलगाड़ी का आविष्कार हो जाता है। चाक का यानी मिट्टी का बर्तन बनाने का कला विकसित हो जाता है और इसी से मानव का सतत विकास होते शुरू हो जाता है। ओके, तो इस समय में अगर देखी जाए तो मानव ह्यूमन बीइंग कैसा है, अनसिविलाइज्ड, यानी अनसिविलाइज्ड से सिविलाइज्ड की ओर मानव जाने का प्रयास करता है। किधर जाने का प्रयास करता है, सिविलाइजेशन से अनसिविलाइजेशन की ओर जाने का प्रयास करता है। तो यहीं पे आपको हम डिफरेंट टाइप्स के, अब अगला फेज जो है मानव सभ्य सब होने का कार्य रख दो। यहां पर मानव सब होने का काम किया। ओके, मानव सब होने का काम किया। मानव सब, आप नहीं लोगे? अच्छा, तो मानव जो है यहां पर धीरे धीरे सभ्य होता गया और सब होने का प्रयास किया। ओके, एक मिनट का वीडियो बना दीजिए, वीडियो हाँ। तो हमने बात किया ओवरऑल डिटेल में हिस्ट्री में जो किस किस प्रकार से मानव का क्रमिक विकास होता है। मानव का क्रमिक विकास होता है। मानव का क्रमिक विकास मैंने बात किया हिस्ट्री में, जो एंशिएंट हिस्ट्री टाइम पीरियड में जो पहले जो मानव था वो स्टोन एज के मानव जो था वह कैसा था, असभ्य था और असभ्य से वह सभ्य बनने का प्रयास उसमें जारी रहा। जैसे जैसे खास तौर से एक बात विशेष और ध्यान में रखेंगे हम लोग, जो एंशिएंट को जो बिगिनिंग फेज ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री है, बिगिनिंग फेज ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री है, उस समय में केवल मानव असभ्य होने का कारण क्या हो सकता है, मानव के पास केवल स्टोन का ज्ञान था, अदर एलिमेंट का ज्ञान नहीं था। तो जैसे ही हम एंशिएंट हिस्ट्री में बात करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में अगर बात करेंगे, हाँ एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर पहले हम देखेंगे मानव अनसिविलाइज्ड था। मानव कैसा था, अनसिविलाइज्ड, मानव अनसिविलाइज्ड था। दूसरा फेज जब आता है, अनसिविलाइज्ड का कारण क्या हो सकता है, अनसिविलाइज्ड का कारण होता है जो यहां पर केवल स्टोन का ज्ञान था, स्टोन का ज्ञान था। दूसरा है जब फिर स्टोन के अलावा कुछ और एलिमेंट का ज्ञान हो जाता है, तो यहां स्टोन एज से हम लोग चले जाएंगे किस में, कॉपर एज में। किस एज में चले जाएंगे, कॉपर एज में। कॉपर एज में यानी इसे हम कहते हैं तांबा युग, ताम्र युग, या इसे हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज। जो ब्रॉन्ज एज है, जो ब्रॉन्ज एज है इसे हम हिंदी में कहते हैं ताम्र पाषाण काल, ताम्र युग। ओके, या कांस युगीन सभ्यता, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रास एज। इसे या हम कह सकते हैं हिंदी में कांस युगीन सभ्यता, कांस युगीन सभ्यता। ओके, अब यहां पर देखो कि मैंने जैसे अभी स्टोन एज के मानव की बात किया तो ये अनसिविलाइज्ड था, और जैसे ही हम ब्रॉन्ज एज की बात करें, कॉपर एज की बात करें, तो यहां पर ह्यूमन बीइंग्स कैसे, ह्यूमन बीइंग्स का नेचर कैसा है, ह्यूमन बीइंग्स यहां पर सिविलाइज्ड हो जा रहा है। क्या हो रहा है, सिविलाइज्ड यानी सभ्य। यानी आप कह सकते हो कि मानव के सभ्य होने के पीछे या सब होने के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई चीज है तो वो एलिमेंट है
जो ये कॉपर के विकास होने से और कॉपर के साथ साथ अन्य एलिमेंट के ज्ञान होने के बाद मानव का जीवन फैसिलिटेट हो गया और फैसिलिटेट होते होते मानव में एक सभ्यता का डेवलप कर दिया मानव ने, जिस सभ्यता को हम कहते हैं IVC, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसे मैं हिंदी में कहता हूं सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। और ये सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखोगे इस IVC में जो यहां पर Cu कॉपर भी है, यहां पे आपको ब्रॉन्ज कॉपर भी है, यहां पर आपको सिल्वर भी मिलेगा, Ag भी मिलेगा यानी सिल्वर का संकेत होता है, Au भी मिलेगा जो सोना का संकेत होता है, यहाँ पे Fe यानी आयरन भी मिलेगा। इस तरह से कई एलिमेंट, यहाँ पर Sn टीन भी मिलेगा और कई कीमती रत्न धातु आभूषण यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो इससे प्रतीत होता है, इससे ये मालूम होता है कि मानव को जैसे जैसे एलिमेंट का ज्ञान होता गया तो मानव वैसे वैसे क्या हो गया, सभ्यता की ओर बढ़ने लगा। तो आप कह सकते हैं या हम लोग कह सकते हैं जो एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर या एलिमेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन बीइंग्स सिविलाइज्ड, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव सभ्यता, मानव को सभ्य होने के लिए कहीं ना कहीं आपको एलिमेंट भी रिस्पॉन्सिबल था। ओके, अब आइए, जैसे ही आप एंशिएंट हिस्ट्री में आप देखोगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को थोड़ा सा डिटेल करेंगे, बाद में हम बारीकी से हर चीज को डिटेल करेंगे, चूंकि आज मुझे ओवरऑल हिस्ट्री को थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिस्कशन करना है, जो किस तरह से हिस्ट्री का क्रमिक विकास हो, आपका सोच डेवलप हो, आपका थिंकिंग पावर बढ़े, और थिंकिंग पावर जब बढ़ना शुरू होगा तो इंटरेस्ट अपने आप बढ़ेगा, और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो विलिंग पावर बढ़ेगा, और विलिंग पावर बढ़ेगा तो सेल्फ स्टडी करने के लिए आप अपने आप को काफ़ी मोटिवेट करेंगे और डेडिकेशन के साथ आप मेहनत करेंगे। जो तैयारी 5 साल या 4 साल में पूरा नहीं होता है, उस तैयारी को आप मुश्किल से मुश्किल 12 से लेकर के 18 महीने के बीच में आप उस पेपर को अंजाम देने का, यानी कि उस परीक्षा को पास करने का आप में विद्वता आ जाएगा। इसीलिए मैं सोचता हूं कि हिस्ट्री, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं हिस्ट्री बोरिंग लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं जो नहीं, हिस्ट्री बोरिंग नहीं लगना चाहिए बच्चे को, ऐसा पार्ट उठाओ जो बच्चे को इंटरेस्ट बढ़ जाए। ओके, तो हम बात करें IVC कॉपर एज में Ag है, Au है, Fe है। अब बात करते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिविलाइज्ड क्यों कहा गया। ओके, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया। सभ्यता क्यों कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता को सभ्यता क्यों कहा गया, इस बात को आप, इस तथ्य को आप ध्यान में रखें। सिंधु घाटी सभ्यता को सभ्यता इसीलिए कहा गया, यहां आप देखोगे जो कंप्लीट रूप से एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक सामाजिक संगठन का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, विकास देखने को मिलता है। एक सामाजिक संगठन का
सामाजिक संगठन का विकास हो रहा है। और जहां पे सामाजिक संगठन का विकास होगा वहीं पर बच्चों राजनीतिक, यहां पर देखोगे जो राजनीतिक विकास भी देखने को मिलता है, यानी कंप्लीट रूप से यहां पे राजनीतिक मंच भी तैयार हो रहा है। और जब यहां पे कंप्लीट रूप से राजनीतिक मंच है, यानी कंप्लीट रूप से यहां पे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये सामाजिक संगठन का विकास हो रहा है और राजनीतिक विकास होता है और कंप्लीट कल्चरल डेवलपमेंट की बात होती है यहाँ पे। और खास तौर से यहाँ पे नगरीय सभ्यता का स्वरूप देखने को मिलता है, यानी कि टाउनशिप प्लानिंग, यहां पे टाउनशिप प्लानिंग भी है, यानी नगरीय सभ्यता, यानी कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो यहां सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक संगठन भी है, यहां राजनीतिक संगठन भी है और यहां पे टाउनशिप प्लानिंग यानी नगरीय सभ्यता है, जिसका जो नगर था वह काफी ही डेवलप नगर था। इसीलिए यहां पर और अगर आप देखोगे तो कंप्लीट रूप से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी था, सांस्कृतिक संगठन। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और जो कल्चरल था, जहां पर हम बात करें वर्शिप की बात करें, पूजा पाठ जो होता था, तो खास तौर से ये पूजा पाठ होता था वह नेचर बेस्ड ऑन होता था, यानी प्राकृतिक आधार पर पूजा पाठ होता था। इसमें से अगर आप देखोगे पूजा पाठ, जैसे नदी का पूजा जो आज भी हो रहा है, नदी जैसे आज उत्तरी भारत में देखोगे, बिहार और यूपी के ईस्टर्न यूपी में जो आज भी छठ जैसे त्यौहार का मान्यताएं हमारे समाज में प्रचलन है। और इसी बीच में देखोगे आज दूसरा जो देखोगे नदी की पूजा है, तीसरा देखोगे जो पेड़ पौधों का पूजा, पेड़ पौधों को किस तरह से ये लोग अपने कल्चरल में जोड़ के रखता है, जिस तरह से पीपल में जल डालना, आज भी ये परंपरा हमारे समाज में चल रही है, जो पीपल में जल डालता है, तुलसी के पौधे में जल डालता है। यानी कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता को सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसके कई आयाम हैं, कई डायमेंशन हैं। फिर यहां पर एक चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा है ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि व्यापार और वाणिज्य। यहां पर व्यापार और वाणिज्य इतना डेवलप हो गया, यानी आप कह सकते हो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों तरह के व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलन में थे। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इतना बढ़ गया था कि इकोनॉमी इसका जो था सरप्लस था। हाँ, एग्रीकल्चर भी था, लेकिन एग्रीकल्चर जो था इस समय का वो सेल्फ इंडिपेंडेंट था, आत्मनिर्भर एग्रीकल्चर व्यवस्था था। एग्रीकल्चर में भी कई प्रकार के एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, कई प्रकार के कृषि देखने को मिलेगा। ओके, फिर हम बात करेंगे इसमें छोटे छोटे मोटे तौर पे जो
जितने भी डायमेंशन है उस पर मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को डील करने का प्रयास किया, आप लोग को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया। और चूंकि ये सभ्यता मैंने इसीलिए कहा कि किसी भी समाज को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी समाज को हम सब तब कर सकते हैं जब वहाँ का सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ का ट्रेड एंड कॉमर्स, वहाँ का कल्चरल डेवलपमेंट और वहाँ का एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का पॉजिटिव जो पर्पस है वह कितना फलीभूत है, वह कितना जो है सो उत्तरदायी है समाज के डेवलपमेंट के लिए और एक सभ्यता का विकास के लिए, तभी हम उसको सभ्यता कहते हैं। इसीलिए मैं इस पे आपको चर्चा करने का प्रयास किया। अब आगे चलते हैं। हमने बात किया अभी एंशिएंट टाइम पीरियड में एंशिएंट टाइम पीरियड में मैंने बात किया कि एक एज से हम निकले, किसी एज से, स्टोन एज से, दूसरा एज आ गया आपका कॉपर एज, या इसे हम इसके बाद इसे या हम इसे कह सकते हैं ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज। और इसी ब्रॉन्ज एज में एक सभ्यता का डेवलप हो जाता है जिसे हम कहते हैं आईवीसी। और जैसे ही आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की अंत होता है, डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई कारण है। कोई कहता है बाढ़ आ जाने के कारण हो गया, कोई कहता नहीं आग लग जाने के कारण हो गया, कोई कहता है कि नहीं भूकंप हो जाने के कारण हो गया, कोई कहता नहीं नदी के सूख जाने के कारण हो गया, कोई कहता है क्या, जितने भी हिस्टोरियन के फिलोसफर है वो कोई कहता है कि नहीं आर्यों का आक्रमण हुआ जिसके कारण पूरे लोगों को मार दिया गया और इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हो गया। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जगह पर एक नवीन सभ्यता का विकास होता है जिसे हम कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। इसे हम कहते हैं वैदिक सिविलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता बच्चों, यहां जो वैदिक सभ्यता है, यह वैदिक सभ्यता वेद पर आधारित है। वेद यानी कि वेद की रचना होती है। वेद निकला है बच्चों विद धातु से, विद धातु से, और विद धातु का मतलब होता है ज्ञान। यानी ज्ञान की बात किया जाए तो ज्ञान के लिए ज्ञान जो मिलता है वह ज्ञान जो वेद की बात किया गया, जो ज्ञान कहां से मिलेगा, तो वेद से मिलेगा। कौन कौन सा वेद है, तो 4 वेद है। देयर आर 4 वेदाज इन वैदिक पीरियड। यानी वैदिक काल में 4 वेद की रचना की जाती है। फर्स्ट है ऋग्वेदा, दूसरा है यजुर्वेदा, और तीसरा है अथर्ववेदा, और लास्ट है 4th है वह है सामवेदा। यानी 4 वेद का जो संरचना होती है, 4 वेद का जो कंपोज किया जाता है वह वैदिक काल में कहा जाता है। और खास तौर से हमें जो आपको बताना है, जो वैदिक काल में जिस तरह से आपने स्टोन, बच्चों मैं ये आपको छोड़ूंगा नहीं, हम स्टोन एज से लेकर के और एटम बम से जो लेस दुनिया है, ओके, जो AK-47 की दुनिया तक में लाऊंगा, जो स्टोन एज से लेकर के AK-47 की दुनिया में और तोप की सलामी जहां पड़ती है, जहां एटम बम से धमकाया जाता है, वहां तक लाना मेरा फर्ज बनता है। जिम्मेदारी लिया हूं मैं इसका हिस्ट्री में। इसीलिए यहां पर आप देखोगे जो स्टोन एज में देखोगे आप, स्टोन एज में जो था केवल पत्थर था, और कॉपर एज में आप देखोगे, जो कॉपर एज है यहां पर आप देखो कॉपर एज, और दूसरा जो देखोगे ये कॉपर एज में ही आपको देखोगे इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये है सिंधु घाटी सभ्यता। और जब सिंधु घाटी सभ्यता में देखोगे, जो कॉपर एज में या ब्रॉन्ज एज में